नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर। और रिपोर्टर में आज हम बात करेंगे पीडीपी के हवाले से भी आ रही खबर को लेकर और साथ ही साथ अपनी पार्टी के हवाले से आ रही खबर को लेकर। लेकिन आज बड़ी खबर जो है वो सैफुद्दीन सोज की तरफ से निकलकर सामने आई है, क्योंकि एक बार फिर से उन्होंने 35A को यहां वापस लाने की मांग उठा दी है। जाहिर तौर पर आपको बताते चले कि धारा 370 और 35A को 5 अगस्त को यहां से हटाने की कोशिश की गई थी, जो कि संशोधित किया गया था धारा 370 और 35A को। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के पूर्व जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज, उन्होंने यहां मांग रखी है कि यहां पर 370 और 35A को दोबारा से बहाल किया जाए। और आम जनता से भी वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि आपको बहुत जरूरत है एकजुट होने की। और साथ ही साथ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से भी उन्होंने साफ तौर पर कहने की कोशिश की है कि आप भी सामने आइए और अपना पक्ष रखिए। तो चलिए सीधा रुख करेंगे तजम्मुल के पास। हमारे सहयोगी जो हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं, क्या कुछ उनकी बातचीत हुई है, देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में 370 और 35 से धारा हटने के बाद जो इस वक्त तक सियासी पारा है वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के पूर्व जम्मू कश्मीर के चीफ और पूर्व मंत्री प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने आज सनसनीखेज इंकशाफ करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में रीजनल पार्टीज को इकट्ठे होना होगा। अपनी पार्टी के चेयरमैन अल्ताफ बुखारी का नाम लेते हुए प्रोफेसर ने कहा कि अल्ताफ बुखारी, सजाद लोन और कमोबेश तमाम रीजनल पार्टीज को एक होना होगा ताकि ये कानूनी जंग, आईनी जंग जो है हम जीत जाएंगे। उन्होंने कहा देर ही सही लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम इस जंग को जीती जा सकती है। उन्होंने हुर्रियत या अलगावादियों का नाम लेते हुए कहा क्योंकि सईद अली शाह गिलानी अब उम्र के उस पड़ाव पे पहुंचे हैं जहां उनकी तबीयत उन्हें अब ज्यादा अलाउ नहीं करती है, लेकिन मीरवाइज की खामोशी उनके लिए बहुत सवाल अंदाज में उन्होंने कहा कि मीरवाइज उमर फारूक आखिर खामोश क्यों है। सैफुद्दीन सोज ने जम्मू कश्मीर में कहा यहाँ जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है। सैफुद्दीन सोज कांग्रेस के न सिर्फ जम्मू कश्मीर शाख के सदर रहे हैं बल्कि उन्होंने वाटर रिसोर्स की मिनिस्ट्री भी संभाली थी जब कांग्रेस पार्टी का अच्छा खासा चलन पूरे मुल्क में हुआ करता था। ये वही सैफुद्दीन सोज हैं जिन्होंने एक टाइम में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ अपने वोट का इस्तेमाल करके उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस से चलता कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस में अपनी पोजीशन को मजीद मुस्तकम कर दिया। सबसे ज्यादा अभी तक जो 370, 35 से 4 अगस्त के बाद की बदलती तारीख में सैफुद्दीन सोज ने सबसे ज्यादा वक्त अपने घर में डिटेंशन में गुजारा। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा गया कि सैफुद्दीन सोज फ्री हैं और वो कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। बाद में उन्होंने अपने घर की दीवार के 4 मंजिलों पे ऊपर से होते हुए देखा और कहा कि सैफुद्दीन सोज को बाहर आने की इजाजत नहीं है। बहरहाल डिटेंशन पीरियड खत्म हुए और सैफुद्दीन सोज ने अब लबकुशाई करनी शुरू की और रीजनल इत्तेहाद पर जोर दिया और हुर्रियत पर भी सवाल किया कि मीरवाइज उमर फारूक अगर यंग है तो वो खामोश क्यों है, और 370, 35A पर अल्ताफ बुखारी और बकिया पार्टियों को एक साथ होने का मशवरा दिया। अब ये देखना होगा कि प्रोफेसर सोज की जाती राय है, इंडिविजुअल ओपिनियन है, या कांग्रेस उसके साथ में इस लोडेड पॉलिटिकल बयान के साथ खड़ी रहेगी। तो आपने देखा कि तजम्मुल का क्या कुछ कहना था, किस तरह से वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सैफुद्दीन सोज की तरफ से जो पक्ष रखा गया है वो इंडिपेंडेंट तरीके से रखा गया है, यानी कि इंडिविजुअल तरीके से वो पक्ष रखा गया है। आम जनता को लुभाने की कोशिश जो है वो हर एक पार्टी कर रही है, लेकिन अब इसमें कांग्रेस पार्टी भी कूदती हुई नजर आ रही है। लेकिन सैफुद्दीन सोज ने जो ये बयान दिया है, जो अपना पक्ष रखा है, वो पार्टी के हवाले से नहीं रखा है, वो एक इंडिविजुअल तरीके से रखा है। चलिए अब आपको लिए चलेंगे कश्मीर, और कश्मीर से सनम एजाज हमें ग्राउंड से रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि बैक टू विलेज के प्रोग्राम के तीसरे चरण का दौर जो है वो शुरू किया गया था 2 अक्टूबर को, लेकिन किस तरह से पूरी कवायद कश्मीर के अंदर चल रही है वो देख लीजिए। कश्मीर में पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के दौरान सरकार घर तक पहुंचा करती थी, लेकिन तब यह भी कहा जाता था कि वो सरकार उन्हीं लोगों के घरों तक पहुंचती है जहां उनसे मुफाद हो। लेकिन अब की बार बैक टू विलेज पार्ट 3 में सरकार को हर घर तक पहुंचते हुए देखा जा रहा है। बैक टू विलेज पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने भी देखा, लोगों का इल्ज़ाम भी है कि ये दोनों नाकाम हुए हैं और नाकामी की वजह से ये जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी ही है। और कई जगहों पे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पर सीधे आरोप लगाते हुए लोगों ने ये बताया कि फंड्स डाइवर्ट करना, फंड्स को इधर उधर करते हुए बैक टू विलेज पार्ट 1 और पार्ट 2 नाकाम किया गया। लेकिन बैक टू विलेज पार्ट 3 के हवाले से देखने को मिल रहा है कि कहीं न कहीं ये अब
कामयाबी से हमकिनार ज़रूर होगा। वो अलग बात है कि आज भी रोड़े अटकाए जाते हैं, कई जगहों पे लोगों ने गम गुस्से का इज़हार भी किया, कुछ जगहों पे बाइकआउट भी किया, लेकिन अक्सर इलाकों से बैक टू विलेज पार्ट 3 में लोगों की बड़ी तादाद में शमूलियत साफ जाहिर करी है कि विश्वास जागा है, और विश्वास जम्मू कश्मीर के LG के कारनामों की वजह से ही जाग रहा है। जिस तरह से LG घर घर तक पहुँचते हुए कोशिश करें कि अवाम में एक एतमाद की फिजा कायम की जा सके, उसको देख के यही कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में अच्छे दिनों की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन ये जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर की कश्मीर वादी में जब भी अच्छे दिन आने की उम्मीद होती है तब कुछ न कुछ ज़रूर कुछ किया जाता है, और उस कुछ से बचने के लिए इस वक्त LG को बहुत ज़्यादा परेशानी भी होनी चाहिए, क्योंकि ख़ास तौर पे इन हालात में जब सरकार घर तक पहुंच रही है, अवाम में एतमाद बहाल हो रहा है, कुछ एलिमेंट्स आज भी हैं जो चाहते हैं कि इस तरह के वाक़ात हों कि ज़मीनी हक़ाइक़ बदल ना सके, और इस सारे के बीच में LG पर बहुत ज़्यादा उम्मीद। और जिस तरह कल वो पैदल चल के राजौरी के उन घरों तक भी पहुँचे जहाँ उन्होंने उम्मीद की नई किरण जगाई है, उससे भी साफ यही दर्शाया जाता है कि आने वाले दिनों में गवर्नर के हवाले से अच्छे दिनों की उम्मीद की जा सकती है। समीर वानी के साथ सनम एजाज, श्रीनगर। तो आपने देखा कि सनम का क्या कुछ कहना था, किस तरह से वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बैक टू विलेज प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से समर्थन जो है वो मिला है। लेकिन जम्मू संभाग की अगर हम बात करें तो ज्यादातर प्रदर्शनों का सिलसिला ही देखने को मिला है, और ज्यादातर लोग जो हैं वो इसके विरोध में उतरते हुए भी नजर आए। कई जगह ऐसी थी जहां पर पंच सरपंचों के अलावा ही लोग पहुंच गए, और कई जगह ऐसी थी जहां पर लोगों ने बिल्कुल इसका बाइकआउट कर दिया। लेकिन कश्मीर के अंदर समर्थन ज्यादातर देखने को मिला है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद आपको ये बताते चले कि जिस तरह से बैक टू प्रोग्राम यहां पर चलाए जा रहे हैं, अब देखना यह है कि जो दावे और वादे किए जाएंगे उन्हें पूरा किया जाता है या नहीं। चलिए, तो अब आपको लिए चलेंगे बारामूला, और बारामूला में भी आज एक बार फिर से सीजफायर का उल्लंघन देखा गया है। कमलपुरा इलाका है जहां पर रात 1 बजे से ही शेलिंग जो है वो शुरू कर दी गई थी पाकिस्तान की तरफ से। आम जनता का क्या कुछ कहना है, ग्राउंड पर इस वक्त हमारे संवाददाता इरशाद भट्ट भी पहुंचे हुए हैं, देखिए। लेकिन हमारे गाँव में, हालांकि हम वही बिलोंग्स फ्रॉम LOC, नियर टू LOC, तो बिल्कुल टोटली हमारे कोई भी बंकर वगैरह नहीं दी गई, ना ही हमें जनाब ऐसी कोई सहायता दी गई है। इंतजार कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि ताकि यहाँ बैंकर दिए जाएं। यहाँ पे लोगों को मुश्किलातों का बहुत सामना करना पड़ता है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई भी तरीका नहीं किया। बिल्कुल ना कोई गौर फिक्र हो रही, ना यहाँ पे कोई आ रहा है कि क्या इन लोगों को हम देखें कौन से सरहद पे रह रहे हैं, तो इन लोगों के मुश्किलात क्या हैं, बिल्कुल कोई पूछ नहीं रहा है। यहाँ हम शुमाली कश्मीर के सरहदी इलाके उड़ी की बात करें, इस वक्त हम कमलकोट के इस सेक्टर में मौजूद है। हालांकि यहाँ पे आज रात को तकरीबन 1 बजे से 1:30 बजे तक जो है सीज फायर का उल्लंघन किया गया पाकिस्तान की जानिब से। हालांकि इसमें किसी जानी व माली नुकसान के इतलात मौसूल नहीं हुए हैं। अगरचे हम इस इलाके की बात करें, ये पहाड़ी इलाका है, बिल्कुल LOC के बिल्कुल नज़दीक है। जो भी 0.5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, इन लोगों को जो है काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। अगरचे यहाँ पे जो है बार बार से जो गोलाबारी होती है, जो पाकिस्तान की तरफ से जो गोले दागते गए, आज बाज़ाब्ता तौर पर जो है 1 बजे के करीब तकरीबन 1:30 बजे तक ये जो फायरिंग का सिलसिला, ये जो गोलाबारी का सिलसिला ये जारी रहा। इसमें जो है आम जो मुकामी लोग हैं काफ़ी खौफजदा हुए हैं। अगरचे हम इस इलाके की बात करें, यहाँ पे आज बाज़ाब्ता तौर पर जो LC के ऊपर जो वहाँ पे बैंकर्स तैनात हैं, उन बैंकर्स को जो है जो निशाना बना दिया गया। हालांकि इसमें जो है कोई अभी तक जो है नुकसान के इतलात मौसूल नहीं हुए हैं, कितना क्या डैमेज हुआ। हालांकि लगातार जब भी यहाँ पे जो है गोलाबारी होती है, चाहे हम उड़ी सेक्टर की बात करें, चाहे हम टंगडार सेक्टर या नौगाम सेक्टर की बात करें, इन लोगों को जो है जो यहाँ पे रिहाइश पजीर लोग रह रहे हैं, इनको काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। अगरचे हम ग्राउंड ज़ीरो पे मौजूद हैं, यहाँ पे हमने कई मुकामी लोगों के साथ बात की, तो इनका यही कहना है। अगरचे यहाँ पे बैक टू विलेज फर्स्ट हुआ, उसके बाद सेकंड भी हुआ, उसके बाद जो थर्ड फेज चल रहा है, यानी कि आज जो थर्ड फेज चल रहा है। हालांकि ज़िले इंतज़ामिया ने जो लोगों के साथ वादे किए, वो वादे जो है खोखले साबित हुए। यहाँ पे ग्राउंड ज़ीरो पे जो है कोई काम नहीं किया गया। हालांकि इनकी तरफ से ये भी अपील है कि पिछली दफ़ा जो सरकार ने, चाहे हम जिस वक्त PDP सरकार थी या NC सरकार थी, उस वक्त ये यकीन दहानी किया था, लीडरों ने जो यकीन दहानी दिलाई थी कि हम आपको जो है बंकर तैनात करेंगे, मगर आज तक जो है इन लोगों को जो है वो नसीब में नहीं मिला। चलिए, अब आपको लिए चलेंगे पट्टन, और पट्टन में भी आज मैक्टमाइजेशन का काम शुरू किया गया है, क्योंकि काफी लंबी ये मांग थी, काफी पुरानी ये मांग थी, और लंबे समय से लोग गुहार लगाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आज R&B डिपार्टमेंट की तरफ से मैक्टमाइजेशन यहाँ पर की गई है। लेकिन क्या कुछ कहना है राही निसार का और आम लोगों का, देख लीजिए।
ये त्रावान यम इथे कन गर्द पे यह दरान गवर्नमेंट पोस सारी जाय मुतालबा कर करू साफ यह वत बे 10 फुटन एस्टिमेट त्रावान 10 फुट 10 फुटन मत त्रयू कहें सुबह पे वन हाकमन हंदन सुबह पे टस से मस तन ग कहें मतलब अर्ज बूझू मुखालफत कर अलबत् बुनियादी बन मुकम्मल वत मतलब अजन जान त्रान त्रत अजन जान जांच बे कर सफाई तह कहें सोन अर्ज मतलब कर मुकम्मल आज तकरीबन 40 वह त्रोक यप 40 वह तो मगर चम टस से मसक मेहरबानी कर वात तो यह हुकाम नश कत ताकि अस गए सजबाब। जी सर, हमें एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है, कोई गिला शिकवा नहीं है, अलबत्ता रिक्वेस्ट ये है अगर हम हमारा ये एस्टिमेट है 1.9 किलोमीटर्स है हमारा एस्टिमेट यहाँ का, अगर हम 1.5 किलोमीटर इसमें करें और काम ढंग से किया जाए, अंडर रूल्स एंड रेगुलेशंस किया जाए तो हमारे लिए ठीक होगा, क्योंकि 40 साल के बाद ये काम हुआ है और हो रहा है। अब हम चाह रहे हैं इसमें 10 दिन या 20 दिन ना निकले, हम चाह रहे हैं कि ये सालों भर चले ताकि हमें कल कोई और दरवाज़ा ना खटखटाना पड़े। यहाँ पे पटन पलाहलन की बात करें, बिल्कुल यहाँ पे एक रोड है जिसपे 40 साल से यहाँ पे मैगडमाइज नहीं हुआ था, तो आज अगर यहाँ पे गवर्नमेंट ने चाहा कि इसको मैगडमाइज करेंगे, मगर यहाँ पे ठेकेदार की लापरवाही देखने को मिल रही है। साथ साथ में अगर आरएनबी की यहाँ पे बात करें, उनकी भी यहाँ पे लापरवाही है। यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर यहाँ पे कंप्रेसर इसके पास नहीं है, जिसके कंप्रेसर से इस रोड को पहले साफ किया जाता फिर यहाँ पे ये मैगडमाइज हो जाता, मगर यहाँ पे ठेकेदार क्या करता है, वो इसी धूल पे यहाँ पे मैगडमाइज करता है। हालांकि ये अगर देखा जाए कि मैंने जो यहाँ पे कंसर्न जैसे उससे भी बात की तो उसका कहना है कि टेक्निकली यहाँ पे ठीक नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ पे उठ जाएगा। तो यहाँ पे चाहिए महकमे आरएनबी को चाहिए या यहाँ पे हुकूमत को चाहिए कि जल्द अज जल्द यहाँ पे एक तहकीकाती कमेटी बिठाई जाए ताकि ये पता चले कि ये कंप्रेसर के बगैर यहाँ पे काम क्यों करता है। और साथ साथ आप देख रहे हो कि बिल्कुल यहाँ पे लोगों ने काम को बंद कर दिया गया, यहाँ पे बंद किया है। मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे सारे टिपर्स है। अब लोग चाहते हैं कि पहले यहाँ पे वो ठेकेदार कंप्रेसर लाए, फिर इसको बाज़ाब्ता तौर यहाँ पे साफ करे और उसके बाद यहाँ पे मैगडमाइज हो जाए। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज़, पटन। तो आपने देखा कि आम लोग किस तरह से बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि चाहे बेशक बहुत देरी से काम जो है वो शुरू हुआ है, लेकिन अच्छा काम होना चाहिए, बार बार सड़क जो है वो उखड़नी नहीं चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रशासन और विभाग की तरफ से जो काम करवाया जाएगा वो अच्छे तरीके से करवाया जाना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का काम जो है वो होना चाहिए और उसके बाद ही उन्हें राहत मिल पाएगी। चलिए अब आपको डोडा लिए चलेंगे और डोडा में भी आज आरएनबी डिपार्टमेंट के अंदर पेन डाउन स्ट्राइक की गई है, क्योंकि ठेकेदारों के द्वारा जो अभद्र बात और बदतमीजी की गई है कर्मचारियों के साथ, वहीं से ये सारा रोष उत्पन्न होता हुआ दिख रहा है। क्या कुछ रिपोर्ट दे रहे हैं वसीम, देख लीजिए। सतपाल जी, क्या यहाँ पे क्या वजह हुई आप पेन डाउन स्ट्राइक आपको करनी पड़ी? सर यहाँ परसों क्या हुआ कि यहाँ ठेकेदार एक अमजद शरीफ वाने के नाम से घट से हैं, उनकी इनवाइस में करेक्शन आ गई तो बैंक से रिवर्स हो गया उनका पैसा हमारे अकाउंट में जी। उसके बाद सर क्या हुआ कि वो आए, साहब थे जम्मू में, वो आए यहाँ दफ्तर में आए और उसके बाद उन्होंने मिसबिहेव किया, लाइफ थ्रेट और माँ बहन बेटी की गालियाँ दी और बोलने लगे इसको हम मार देंगे। तो इसलिए सर हमें खतरा है डिपार्टमेंट में। हमने कोविड नहीं देखा, रातों में हमने काम किया इन लोगों को और लास्ट में आज हमें ये नतीजा मिल रहा है। नहीं, लगभग कितने लोग थे जो आपके पास यहाँ पे आए? पूरा डिपार्टमेंट है, ये आपके सामने है। इनके साथ ठेकेदार लोग थे वो कितने लोग? एक ही था अमजद शरीफ वाने जिसने मेरे अटैक 2 बार सर अटैक किया अननेसेसरी। जब तक सर एक्शन नहीं होगा, डिपार्टमेंट एक्शन नहीं करेगा, तब तक नहीं भी करेगा डिपार्टमेंट। हम देखेंगे ऊपर से गवर्नमेंट से, एलजी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर देख लें। इसके बदले हमें एक सिला मिलता है कि माँ बहनों की बेटियों की गालियाँ निकालते हैं। क्या इनमें माँ बहन बेटी नहीं है, लोगों को गालियाँ निकालते हैं। आखिर में क्या डिमांड करेंगे आप? हमारी डिमांड ये है जब तक इस पर कोई इंक्वायरी नहीं होगी तब तक ये स्ट्राइक लगातार रहेगी। आरएनबी डिपार्टमेंट ने आज पेन डाउन स्ट्राइक रखी है। पेन डाउन स्ट्राइक करने का यही मकसद है। कुछ दिनों पहले एक ठेकेदार वहां पे आते हैं किसी काम को लेके और उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी की जाती है। जो एम्प्लॉयज़ हैं आरएनबी डिपार्टमेंट के, उनके साथ अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ की जाती है। अब उन्हें जो पेन डाउन स्ट्राइक की, उनका यही कहना है जब तक उस ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा खास करके डिप्टी कमिश्नर डोडा से डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द उस ठेकेदार पर कार्रवाई की जाए और ये स्ट्राइक तभी उठेगी जब उस पर कार्रवाई की जाएगी। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गत्तू, डोडा।
चलिए, तो आपने देखा कि वसीम का क्या कुछ कहना था। वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कर्मचारी आरोप लगा रहे हैं कि ठेकेदारों ने उनके साथ बदतमीजी की है। कॉन्ट्रैक्टर्स अचानक ही दफ्तर के अंदर पहुंच जाते हैं और उन्हें काम नहीं करने दिया जाता है। तो जाहिर तौर पर कर्मचारी चाहते हैं कि ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स पर कार्रवाई की जाए जो अभद्र तरीके से व्यवहार करते हैं और टिप्पणियां करते हैं और साथ ही साथ बदतमीजी करते हैं। तो बहुत जरूरी है विभाग को इन लोगों पर नकेले कसना कि एक तरफ आप प्रशासन के अंदर पहुंचते हैं, विभाग के अंदर पहुंचते हैं और दूसरी तरफ आप कर्मचारियों के साथ इस तरह से व्यवहार करते हैं। चलिए, अब आपको जिला कठुआ ले चलेंगे और जिला कठुआ में भी सड़क की खस्ता हालत को लेकर लोगों में काफी ज्यादा रोष देखा गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं सरबजीत। झूठी सरकार, झूठी सरकार, झूठी सरकार। कठुआ जराई बागथली मार्ग की खस्ता हालत को लेकर कठुआ के स्थानीय लोगों ने रोष प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के बैनर तले रोष व्यक्त करते हुए लोगों ने कहा कि पिछले लंबे अरसे से उनकी रोड की हालत काफ़ी खस्ता है और पिछले लंबे अरसे से वो लोग रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने सुध नहीं ली। उन्होंने कहा कि चुनावों के समय बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग आकर वायदे करते हैं कि आपकी सड़क की समस्या को हल कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस समस्या का हल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि जराई बागथली सहित यहाँ पर आधा दर्जन से अधिक गांव हैं जिनको ये सड़क जो है जिला मुख्यालय के साथ जोड़ती है, लेकिन समय समय पर लोगों ने इस सड़क को रिपेयर करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन के अधिकारियों को संबंधित जानकारी दी है, लेकिन अभी तक किसी ने सुध नहीं ली है। उन्होंने कहा कि पिछले लंबे अरसे से वो सड़क समस्या से जूझ रहे हैं। इसके कारण यहाँ पर ना तो बस सर्विस यहाँ पर आ पाती है और ना ही प्राइवेट गाड़ियाँ यहाँ पर सही ढंग से पहुँच पाती हैं। सड़क के टूटे होने की इस वजह से कई गाड़ियों यहाँ पर नुकसान हो जाता है। ऐसे में कई बार हादसों को भी न्योता मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही सड़क समस्या का हल नहीं किया गया तो आने वाले समय वो उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK24/7 न्यूज के लिए। तो आपने देखा कि सरबजीत का क्या कुछ कहना था। ग्राउंड जीरो पर वो पहुंचे हैं और आम जनता की जितनी भी असुविधाएं हैं जो अभी तक प्रशासन की तरफ से पूरी नहीं की गई हैं उनको जानने की कोशिश की गई है। लेकिन बहुत बड़ी बात यहाँ पर ये रहती है कि रोड विभाग, बिजली विभाग और जल शक्ति विभाग हर दिन बड़े बड़े दावे यहाँ पर हेंकता हुआ नजर आता है कि हर एक काम जो है वो किया जा रहा है, लेकिन जीती जागती मिसाल आप देखिए कि कठुआ के अंदर पनपती हुई दिख रही है कि रोड विभाग की तरफ से अगर दावे किए जा रहे हैं तो जमीनी हकीकत क्या कुछ है वो आपके सामने है। चलिए, अब आपको राजौरी के बुद्धल इलाके की तरफ लिए चलते हैं, क्योंकि बुद्धल इलाका 1971 में एक तहसील था, लेकिन आज ये पंचायत बन चुका है। यानी कि हर एक चीज की प्रमोशन होती है, लेकिन बुद्धल इलाके की यहाँ पर डिमोशन हुई है। वहां पर कितनी सुविधाओं का अभाव है, हमारे संवाददाता जमशेद मलिक ने ग्राउंड पर जाकर पूरा जायजा लिया है, देख लीजिए। राजौरी के बुद्धल इलाका में जो सन 1971 तक तहसील थी और आज ये नियाबत तक पहुंची है, यानी कि लोगों को प्रमोशन मिलती है और ये एक ऐसी तहसील होगी जम्मू कश्मीर में जिसको डिमोशन मिली है। इन सब पे बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ एक मकामी सरपंच हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब से इसको नियाबत का दर्जा दिया गया तब से नायब तहसीलदार भी यहाँ मौजूद नहीं है। जिस तरह ये कहा जाता है कि 1971 तक तहसील थी, आज नियाबत है और नियाबत में भी नायब तहसीलदार नहीं है और तहसील खाली पड़ी रहती है, क्या कारण है? हमें हमारा जो इलाका बुद्धल है पिछले लगभग 60 सालों से 70 सालों से, जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, मुझे लगता है कि हम अभी भी जो है आज़ाद नहीं हुए हैं। 1971 तक यहाँ पे तहसील हेडक्वार्टर हुआ करता था, फिर एक सियासत का शिकार हुआ हमारा इलाका, यहाँ से तहसील हेडक्वार्टर को कोटरंका शिफ्ट किया गया। 1971 के बाद यहाँ पे नियाबत रही, लेकिन नियाबत में भी आप आज देखें कि 1 साल पहले यहाँ जो नायब तहसीलदार थे वो रिटायर हो गए। उनकी रिटायरमेंट के बाद 1 साल आज पूरा हो चुका है, एडमिनिस्ट्रेशन ने, इंतज़ामिया ने यहाँ पे दूसरा कोई नायब तहसीलदार जो है वो तैनात नहीं किया है। आप आज भी देख सकते हैं नियाबत हमारी बंद है, बिल्कुल खाली है, यहाँ पे नायब तहसीलदार नहीं है। हमारे यहाँ के जो लोग हैं, खास करके नौजवान लोग जो हैं इस इलाके के, एक बहुत बड़ी आबादी वाला इलाका है। आप देखें 11 पंचायतों पे मुश्तमिल है, इतना बड़ा इलाका है। यहाँ के लोगों को इनकम सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, छोटा सा कोई भी डॉक्यूमेंट रेवेन्यू के ऑफिस से अगर बनवाना पड़ता है तो हमें यहाँ से 20 किलोमीटर का सफ़र तय करके कोटरंका जाना पड़ता है हर मामले में। जिस तरह आपकी तरफ से इसकी तहसील की मांग करते हुए एक बहुत बड़ी जदोजहद की गई और एहजाजी मुजाहरे भी काफ़ी बड़े पैमाने पर किए गए, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत हुआ करती थी। उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आपको एक यकीन दहानी करवाई गई थी कि यहाँ दोबारा आपको तहसील दी जाएगी। क्या कारण है कि उसके बाद ये दोबारा तहसील नहीं बन पाई, हालांकि ये एक सियासत का मरकज़ माना जाता है?
हमें इस्तेमाल किया है बुद्धल की पूरे अवाम को, तमाम सियासी जमातों ने सिर्फ वोट बैंक, बतौर वोट बैंक इस्तेमाल किया है। और जब उन्होंने यहाँ से वोट हासिल किए हैं उसके बाद हमारे तमाम मसाइल जो हैं उन पे किसी भी सियासी रहनुमा ने हमारी बात नहीं की है। ये थे हमारे साथ बुद्धल के एक सरपंच। जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि ये एक ऐसी तहसील जम्मू कश्मीर में होगी जिसको डिमोशन हुई है, बल्कि ये कि क्योंकि 1971 तक ये तहसील थी और उसके बाद आज ये नियाबत तक पहुंच चुकी है। हालांकि एक तरफ तो हम बड़े तहमोर तरक्की के दावे करते हैं, मगर ज़मीनी सतह के ये हालात हम आप तक इसलिए पहुँचा पा रहे हैं क्योंकि आज जिस तरह ये लोगों की मांग है कि जिस तरह नियाबत भी इसको बनाया गया दोबारा, और नियाबत में भी आज भी पिछले 1 साल से नायब तहसीलदार न होने के कारण आज भी इन लोगों को कई किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चलिए, तो आपने देखा कि जमशेद का क्या कुछ कहना था। वो इस गांव के अंदर पहुंचते हैं, लोगों से उनकी बातचीत होती है। 1971 में जो गांव एक तहसील था, लेकिन आज यहां पर पंचायत बनकर रह गया है। और पंचायत भी जब बना है तो यहाँ जो पोस्टेज हैं वो आज भी खाली पड़ी हुई हैं, यानी कि नायब तहसीलदार की जो पोस्ट है वो आज तक खाली पड़ी हुई है यहाँ, और किसी का भी कोई ध्यान इस तरफ नहीं है। और प्रशासन को चाहिए कि सरपंच जिस तरह से मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, बात करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी बात की तरफ गौर किया जाए, क्योंकि जाहिर तौर पर इस तहसील की डिमोशन हुई है, ये तहसील से पंचायत बना है, तो जाहिर तौर पर लोगों को भी अब सोच विचार करने की जरूरत है। और प्रशासन पर भी एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि अगर आपने तहसील से पंचायत एक इलाके को बनाया है, लेकिन उसमें विकास नाम की कोई चीज नहीं है। चलिए, अब आपको जिला सांबा लिए चलेंगे और जिला सांबा से कोरोना को लेकर खबर जो है वो निकलकर सामने आई है, क्योंकि काफी अच्छी रिकवरीज जो है वो जिला सांबा के अंदर देखी जा रही है। क्या पूरी रिपोर्ट है, देख लीजिए ऋषि क्या दिखा रहे हैं। तो कोरोना वायरस को लेकर आज तक का अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोविड-19 को लेकर अगर बात करें जिला सांबा की, तो अब धीरे धीरे हालात जो है वो सामान्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं और धीरे धीरे जो पॉजिटिव मामलों का ग्राफ था वो भी नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी अगर पिछले 8 से 10 दिन की बात करें तो लगातार अब मामलों में गिरावट जो है वो नोट की जा रही है। मामले अब काफ़ी कम जो है वो पॉजिटिव सामने आ रहे हैं और उसी के चलते अगर बात करें एक्टिव मामलों की और रिकवरी रेट की, तो उसमें भी अब ज़मीन आसमान का अंतर जो वो दिखाई दे रहा है। पिछले 8 से 10 दिन पहले की बात करें तो एक्टिव मामलों में लगातार उछाल होता जा रहा था, जैसे जैसे पॉजिटिव मामले बढ़ते जा रहे थे, और रिकवरी रेट जो था वो डिक्लाइन होता हुआ नज़र आ रहा था और मात्र 500 से 600 के बीच में रिकवरीज दर्ज की गई थी पिछले 8 से 10 दिन पहले, जब से इस कोरोना वायरस ने दस्तक दी थी। लेकिन अगर पिछले 8-10 दिन का आपको डाटा बताएं तो 1000 के आसपास रिकवरी जो है वो अब दर्ज की जा चुकी है। और टोटल रिकवरी में आपको बताऊं, जिला सांबा में अभी तक तो 1490 के आसपास अब रिकवरी जो है वो दर्ज की जा चुकी है। और अगर एक्टिव मामलों का जिक्र करें तो लगभग 500 के आसपास जो एक्टिव मामले अब बचे हुए हैं। यानी ये जो पूरी फ्लक्चुएशन होती हुई दिखाई दे रही है, इसमें साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि अब मामले काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। यानी जो हो सकता है पीक वक्त इस वायरस का चल रहा था वो निकल चुका हो, लेकिन तब भी हमें एहतियात बरतनी है, प्रिकॉशंस हमने लेने हैं। जब तक इस वायरस से बचने के लिए वैक्सीन नहीं आती, मामले अगर कम हुए हैं तो हमें ये नहीं समझना है कि कोरोना वायरस ख़त्म हो चुका है। मामले रोज़ के रोज़ पॉजिटिव आते हैं, बेशक जो आंकड़ा है ये कम होता हुआ ज़रूर हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन मामले रोज़ को रोज़ पॉजिटिव आ रहे हैं, तो कुछ पता नहीं कि कहां से कौन सा व्यक्ति पॉजिटिव आ जाए, इसलिए हमें एहतियात जो वो बरतनी है। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि थोड़ी राहत इस वायरस को लेकर ज़रूर मिलती हुई दिखाई दे रही है। मैं अभी तक का डाटा आपको बताना चाहता हूँ कि 499 एक्टिव मामले टोटल बचे हुए हैं, जो कि एग्जैक्ट फिगर हमारे पास आई है। 1499 रिकवरीज आज डेट तक दर्ज की जा चुकी हैं ज़िला सांबा में। और वहीं पॉजिटिव मामलों की बात करें तो जब से इस वायरस ने दस्तक दी है तो 2000 के आसपास ये जो पॉजिटिव मामलों का आंकड़ा है ये दर्ज किया गया है ज़िला सांबा में। लेकिन पिछले 8 से 10 दिन में हमें मामलों में गिरावट दिखाई दे रही है, एक्टिव मामलों का ग्राफ नीचे आया है और रिकवरी रेट हमारा ज़िला सांबा में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और ये एक राहत भरी खबर इसे ज़रूर कह सकते हैं। जिस वायरस को लेकर लोगों में एक डर का माहौल बना था, उस डर से थोड़ी सी निजात मिलती हुई ज़रूर नज़र आ रही है और उम्मीद करते हैं कि जो एक्टिव मामले अभी बचे हैं वो भी जल्द रिकवर होंगे। तो आपने देखा कि ऋषि का क्या कुछ कहना था, किस तरह से जिला सांबा के अंदर अब रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा होता हुआ जा रहा है, क्योंकि ये 4 से 5 दिन का उन्होंने आंकड़ा हमारे साथ साझा किया है। और जाहिर तौर पर अगर हम SOPs का पालन करते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, आसपास के लोगों का ध्यान रखते हैं, तो बहुत ही अच्छे से काम जो है वो हो सकता है। तो एहतियात बरतना बहुत जरूरी है।
और भी संवाददाता हमारे कश्मीर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो अलग अलग जगहों से हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। जरा वहां भी देख लीजिए। वादी कश्मीर में आए रोज एजुकेशन के मामलात और एजुकेशन के मामलात के साथ साथ बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर तालीमी शोबा हुआ है, क्योंकि एक साइड से बात करें कोरोना वायरस की मार है और उसी मार को लेकर कहीं ना कहीं अभी भी स्कूल जो है वो बंद पड़े हैं। अभी एक नया ऑर्डर भी जारी हुआ है कि 31 अक्टूबर तक स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगे, मगर साथ ही साथ यहाँ पर सवाल बनता है उन इदारों का जहाँ पर अभी भी लूट मची हुई है। यानी एक जानिब अगर देखा जाए, जिस तरीके से एजुकेशन के सेक्रेटरी ने पहले अनाउंसमेंट कर दी थी कि एडमिशन चार्जेस जो है वो रिफंड किए जाएंगे प्राइवेट स्कूल्स को लेकर, मगर हम देख रहे हैं कि ये रेस जो है लगातार दिखाई दे रही है। कहीं कहीं जगहों पर डिमांड 30% रिलैक्सेशन फीस को लेकर भी है, मगर कह सकते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की जो लूट है वो लगातार इस वक्त भी दिखाई दे रही है। दूसरे जानिब अगर बात करें प्रिपरेटरी स्कूल्स या क्रच को लेकर, जो कि अनरजिस्टर्ड स्कूल्स होते हैं जिन पर सरकार बात नहीं करती है क्योंकि उनकी सर्टिफिकेट कोई वैलिड नहीं रखती है, जबकि बच्चे में को दाखिला भी दिलाना है, मगर कह सकते हैं कि क्या इस पर रोक हो रही है, क्या इस पर नजर और लगाम कसी जा रही है? बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल बात करें साथ ही साथ बच्चों और तालिब-इल्मों को लेकर, यानी जिनका मानना है एक साइड से अगर बोर्ड की बात करें तो एग्जामिनेशंस भी होंगे, मगर दूसरे साइड से मास प्रमोशन के प्रोटेस्ट भी आजकल दिखाई दे रहे हैं। यानी 11वीं जमात के तालिब-इल्म ने आज प्रेस कॉलोनी में आकर प्रोटेस्ट भी किया और उनका यही मानना है कि एक साइड से इंटरनेट भी ठीक नहीं चल रहा है, दूसरे साइड से स्कूल्स, कॉलेजेस, ट्यूशन सेंटर्स भी बंद है। आखिरकार पढ़ाई कहां और पढ़ाई के मामलात कहां, और इसके साथ साथ अगर एग्जाम भी होंगे तो नताइज क्या निकलेंगे? उनका मानना है कि आज वहां आके प्रोटेस्ट करने के बाद यही अपील सरकार से है कि उनकी मास प्रमोशन की जाए ताकि वो अगले क्लास में पहुंचे जब तक ये कोविड खत्म होता है। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, JK 24/7 कश्मीर। चलिए अब आपको जिला उधमपुर लिए चलेंगे और जिला उधमपुर से भी हमारे संवाददाता सुमित हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देख लीजिए। उधमपुर के वार्ड नंबर 2, 3 और 4 को पिछले लगभग 23 दिनों से रेड जोन, कंटेनमेंट जोन एरिया घोषित किया गया है। सबसे पहले मैं ये जो तस्वीरें अभी आपको दिखा रहा हूं टीवी स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, ये तस्वीरें बहुत खास हैं और बहुत विशेष है, क्योंकि आज उधमपुर में एक जन आक्रोश देखा गया है। उधमपुर के लोगों में और कई वार्ड के लोगों में आज एकत्र होकर बलवंत सिंह मनकोटिया की अध्यक्षता में आज उधमपुर में रेड जोन की तारों को उखाड़ के फेंकने का फैसला किया है। अभी ये लोग जो आप मेरे टीवी स्क्रीन पर सामने देख रहे हैं, आप देख सकते हैं रेड जोन एरिया का पूरा इलाका है, कंटेनमेंट जोन एरिया का जो पूरा इलाका है, और आप देख सकते हैं यही वो तारे हैं जिन तारों पर पूरा बवाल हुआ है। आखिरकार इन लोगों को पिछले 23 दिनों से जिस तरह से लोगों की ही माने तो कैदी बनाकर अपनी वार्ड्स में और अपने अपने घरों के अंदर बंद करके रखा गया है। बलवंत सिंह जी, मैं ये जानना चाहूंगा, जिस तरह से देख पा रहा हूँ सैकड़ों की तादाद में लोग आपको समर्थन दे रहे हैं, कि आखिरकार प्रताड़ना है क्या ये और किस तरह की SOPs है जो उन लोगों को ही अपने घरों में कैद करती दिख रही हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो उन ऑफिसर्स को कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री के भी बाप बने हैं ये लोग, जो प्रधानमंत्री की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं। उधमपुर की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ आपका शक्ति नगर का एरिया, जहाँ पे जो लेडी प्रेग्नेंट थी उसकी डिलीवरी हुई और पॉजिटिव आई, उस औरत का जो स्टिचेस थे 3 महीने तक खोलने नहीं गया, उस औरत के घर में कोई स्टिचेस खोलने नहीं गया और लगभग 3 महीने तक उस एरिया को रेड जोन करके रखा आपने, कोई पूछने वाला नहीं। लंबी गली को 1 महीना आपने रेड जोन में रखा। गोल मार्केट आता है, आप रेड जोन में बिल्कुल नहीं डालते हो। अदर यहाँ कोर्ट रोड में आप 14 दिन के लिए करते हो। और अगर आपने देखा होगा पिछले दिनों जो इन्होंने निकाला ऑर्डर कि शिवनगर को इन्होंने कहा कि इसको रेड जोन में करते हैं, जो परसों चौथा ऑर्डर निकाला, 18 दिन पहले वहाँ पॉजिटिव लोग आए, 18 दिन पहले, और परसों ऑर्डर निकालते हैं कि शिवनगर को रेड जोन किया जाए। और फिर कल यहाँ जब 23 दिन यहाँ पे आज हो गए, कल जब केंद्र सरकार ने साफ और सीधे शब्दों में कह दिया कि आज के बाद, अभी के बाद, राइट फ्रॉम द साइनिंग ऑफ दिस ऑर्डर, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हिंदुस्तान के अंदर रेड जोन में नहीं होगी। चलिए तो आपको दिखा देते हैं कि डेली वेजर्स की तरफ से भी आज धरना प्रदर्शन जो है वो जारी है, क्योंकि डेली वेजर्स काफी ज्यादा परेशान दिख रहे हैं और अभी तक सरकार ने उनकी उम्मीदों पर पानी ही फेरा है। उनकी मांगों की तरफ कोई गौर नहीं किया जा रहा है। जाहिर तौर पर इन लोगों के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा भी देखा गया। क्या कुछ इनका कहना है वो देख लीजिए।
रो रहा है, हमें शौक नहीं है, मेहनतदार लोग अजय काम करने वाले हैं, जेनिया की जे दाएं बाएं आगे पीछे, और उन्हीं लोगों के घरों में काम किया है। आज बोलते हैं कि हमें उसने लगाया, हम क्या करें? जे तो नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने लगाया, आपने भला करना चाहिए। आप बीजेपी की सरकार है, आप भला करो, आप इन लोगों का कुछ सोचो, हमारी फरियाद आगे तक पहुंचाओ, नरेंद्र मोदी तक पहुंचाओ, और वो सुनने वाले हैं, लेकिन इन्हीं लोगों ने पहुंचाना है। तो ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह जो है वो जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर लगता हुआ प्रशासन पर नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ आप आतंकियों को नौकरी देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ हमारे युवा 20-20, 25-25 साल से सड़कों पर है। तो गौर करना बहुत जरूरी है कि आखिर जम्मू कश्मीर में किस तरह से विकास होगा। आप देखते रहिए कार्यक्रम।